हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर जो पीसीआई का सिलेबस है फार्माकोग्नोसी का, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। और आज हम लोग उसी यूनिट का यानी कि फर्स्ट यूनिट फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी के जो सेकंड टॉपिक है मेटाबॉलिक पाथवे के बाद वहां पर सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। इस वाले टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और आने वाले 2-3 क्लास में इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट हुआ है क्योंकि मेरा सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम था और साथ ही में मैं घर चला गया था दिवाली की छुट्टियों में, है ना। तो अब आपकी क्लासेस जो है जैसे लगती थी वैसे ही यहाँ पर भी लगेगी। चलिए, तो स्टूडेंट इसको समझने के पहले कुछ चीजों पर हमें फोकस करना होगा। फर्स्ट थिंग्स हमें यह समझना होगा कि स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि बायोजेनेटिक्स होते क्या है। देखिए, टर्म्स के पीछे अगर हमारी कमांड होगी तो चैप्टर्स बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजीली मैं आपको समझा भी दूंगा, है ना। ये सारी चीजें जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जामिनेशन से साथ ही साथ में जो जीपीएट नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो बायो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बायो बर्ड से लिया गया यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ और हैविंग दो ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ इज नोन एज और कैटेगराइज्ड इन द अंडर इन बायो। तो बायो मीन्स क्या हुआ, लिविंग थिंग्स, और जेनेटिक, यहां पर दो वर्ड है, बायो और जेनेटिक्स। तो बायो का सिंपल मीनिंग आपको मालूम है, जेनेटिक्स का मतलब है कि जेनेटिक्स पैरामीटर्स के बेस पर यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो इसका सिंपल सा मैंने मीन्स निकाला है कि बायोजेनेटिक्स मीन्स कंबाइंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। कंबाइंड स्टडी अगर हम बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों का करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक्स। आप कहोगे कि सर जेनेटिक्स आता तो बायोलॉजी के ही अंदर में, हाँ 100% जेनेटिक्स जो है हम बायो के अंदर में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग होंगे। अभी धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें क्लियर होगी। सेकेंड, बायोजेनेटिक्स का मतलब मैंने क्या निकाला, हाउ टू एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड इन प्लांट। कोई केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड, जैसे मान कर चलो टर्मरिक के अंदर कुरकुमिन प्रेजेंट है, डिजिटैलिस के अंदर डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है, रूटीन प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं या बनते हैं, तो वो बनते कैसे हैं उसकी स्टडी करना बायोजेनेटिक्स कहलाता है। इज दिस क्लियर? उसकी स्टडी करना कि अगर डिजिटैलिस के अंदर डिजिटॉक्सोज पाया जाता है तो ये कैस्केरा के अंदर क्यों नहीं पाया जाता है, सेना के अंदर सेनासाइड ए बी सी डी पाए जाते हैं तो ये डिजिटैलिस में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक्स लेवल क्या होगा, अलग होगा। तो इनकी कंबाइंड स्टडी यानी कि सेना एक प्लांट है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर जो बनने वाले सेनेसाइड ए बी सी डी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो उनके क्या है, जेनेटिक्स डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, उनकी अपनी ये बॉडी के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है जो इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को या फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली इन दोनों की स्टडी करना, बायोलॉजी और जेनेटिक्स की स्टडी करना बायोजेनेटिक्स कहलाता है। या तो वी कैन आल्सो से कि हाउ टू एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड इन एनी प्लांट इज नोन एज बायोजेनेटिक्स। यानी कोई प्लांट के अंदर कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर बनता है स्टूडेंट तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है प्लांट बॉडी में, ये जानने के लिए भी हमें बायोजेनेटिक्स पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम बायोजेनेटिक स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड टर्म्स आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है कि अब हम इसका जांच पड़ताल करेंगे कि कोई केमिकल्स कंपाउंड अगर बन रहे हैं तो उसकी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी एस्टिमेशंस करेंगे, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। आया समझ में कि ये कंपाउंड इसी का है या कोई दूसरे का है, ठीक है, ये कंपाउंड इसी का है या कोई दूसरे का। कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस मेथड से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस हमें इन्वेस्टिगेशंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई केमिकल्स कंपाउंड प्लांट बॉडी के अंदर बनता कैसे है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस हमें करना यानी उसका एस्टिमेशंस करना, उसकी एनालिसिस करनी है, उसके बारे में हमें जानना है, जांच पड़ताल करना। बेसिकली यही हमें इस टॉपिक में क्या करना है, डिस्कस करना है। By using radioactive isotopes,
इन सब के लिए यानी जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे प्लांट बॉडी में बनते हैं, उन सब के लिए जो हम अप्लाई करने वाले हैं, जो मेथडोलॉजी जो यूज करने वाले हैं, या जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, वो सब्सटेंस क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे इंडिया को क्या करना है? पाकिस्तान में जाकर के पता लगाना है। हमारे पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो पाकिस्तान में जाकर के इंडिया को पता लगाना है कि यार वहां पर क्या चल रहा है, तो वो किसको भेजता है? रॉ को। तो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ, इंडियन आर्मी इन्वेस्टिगेटेड द ऑल नॉर्म्स, ऑल रूल्स एंड ऑल प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान। इज दिस क्लियर? यानी कि इन्वेस्टिगेशन करता है किसकी मदद से? रॉ की मदद से, कि रॉ पाकिस्तान में जाकर के रह रहा है और वहां से फिर इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या कोई दूसरा एजेंट होते हैं जो वहां पे रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं और वहां से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है। तो वैसे ही अगर किसी प्लांट के अंदर कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट बन रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको पता करने के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो हम अप्लाई करने वाले हैं जिस सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी कि उसको हम यूज क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसी की मदद से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि प्लांट बॉडी में ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे बनते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए तो अब मैं बताता हूं इन सब का मतलब। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मैंने क्या बताया कि यहां पर हमें क्या डिस्कस करना है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करने के पहले स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना होगा? आइसोटोप्स। देखो इन्वेस्टिगेशंस का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया, बायोजेनेटिक्स का मीनिंग क्लियर हुआ, स्टडी मालूम है, यूटिलाइजेशन मालूम है। अब एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यहां पर आया है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को समझने के पहले हम आइसोटोप समझते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर इन चीजों को आपने पढ़ा भी होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, क्योंकि अगर हमें टर्म्स के पीछे कमांड नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। अब देखिए आइसोटोप्स जो है वो बेसिकली दो वर्ड से बने हैं, एक आइसो और एक क्या है? टोप्स। कितने टर्म से बने स्टूडेंट? 2 टर्म से। आइसो प्लस टोप्स, ये दोनों मिलकर के आइसोटोप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं पहले ही लिख चुका हूं कि रखा हूं, ताकि आपको ये जो टाइम्स है बहुत ज्यादा लंबे लंबे वीडियोज बनते हैं तो उनको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की कि लिखने का टाइम हमारा यहाँ पर शॉर्टेज हो जाए। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया कि ये 2 वर्ड से बने हैं, आइसो एंड टोप्स। आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट सिमिलर, सेम और इक्वल। आइसो मीन्स सिमिलर, सेम और इक्वल। जो चीजें इक्वल है, जिनमें सिमिलरिटीज हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो सेम है उसको हम क्या कहते हैं? आइसो। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आइसो। और टोप्स मतलब होता है स्टूडेंट प्लेस। टोप्स मीन्स क्या होता है? प्लेस। तो इट मीन्स आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या होगा? तो फाउंड इन सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। है ये एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल आपने पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अंदर में। तो फाउंड इन सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं जो एक ही प्लेस में पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सेकंड इसका डेफिनेशन है एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट इज नोन एज आइसोटोप्स। दोज एलिमेंट्स which having same atomic number but different in atomic weight is known as isotopes or is placed in equal place in periodic table। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर में इनको इक्वल प्लेस पर रखा जाता है, या दो जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। आइसोमेरिज्म जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? डिफरेंट होता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो वैसे ही आइसोटोप्स हैं कि मॉलिक्यूलर नंबर जो है यानी एटॉमिक नंबर जो है वो सिमिलर है, सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जांपल कार्बन 12 सेम है जी, एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, एटॉमिक वेट 12 है। कार्बन 13, देखिए एटॉमिक नंबर 6 ही है लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो गया? 13। कार्बन 14, तो कार्बन 14 में एटॉमिक नंबर फिर से 6 है लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एटॉमिक वेट अगर अलग है और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। यानी C12, C13, C14 दीज ऑल आर कार्बन आइसोटोप्स। ये सबके सब क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, कार्बन आइसोटोप्स हैं। आया समझ में? तो यहां पर इन आइसोटोप्स की मदद से, अभी मैं रेडियो एक्टिव पे भी आऊंगा, है ना, फिलहाल हम आइसोटोप्स समझ रहे हैं। तो इन आइसोटोप्स की मदद से हम क्या करेंगे? प्लांट के अंदर पाए जाने वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट? इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनका इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ताकि देखो
आपको रिसर्च करना है कि प्लांट, एक न्यू प्लांट मिली आपके या आपके पड़ोस में, या आप गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्लांट के किसी चीज को यूज करते हैं किसी डिसऑर्डर को, डिजीज को ठीक करने के लिए, तो वो उस पर रिसर्च करना है, तो हमें इन्हीं आइसोटोप्स की मदद लेनी होती है। इन्हीं आइसोटोप्स को वहां पर हम अप्लाई करते हैं और उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर वो कौन सा सब्सटेंस था, कौन सी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था या केमिकल कंपाउंड था जो उनको इस डिसऑर्डर से क्योर करने में हेल्प कर रहा है। तो यही मेथड साइंटिस्ट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और अगर आप भी, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे या आप आगे रिसर्च फील्ड में जाओगे, तो आपको भी इन्हीं मेथड्स को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अब थोड़ा सा एटॉमिक वेट का थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन पढ़ ही रहे हैं उसी चीज के लिए, ताकि ये जो चैप्टर है वो हमें इजीली समझ में आ जाए। एटॉमिक वेट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट कब बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कार्बन 12 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, 6 + 6 = 12, दैट इज एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहां पर सेकंड है इफ इंक्रीज नंबर या इफ इंक्रीज न्यूट्रॉन इंक्रीज एटॉमिक वेट। अगर न्यूट्रॉन बढ़ता है तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा। जैसे कि देखो, अगर न्यूट्रॉन 6 है तो एटॉमिक वेट कार्बन की कितनी है, 12। अगर न्यूट्रॉन हमने 7 कर दिया तो एटॉमिक वेट कितना हो गया, 6 + 7 = 13। अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ गया तो 8 हो गया, तो 6 + 8 = 14। यानी जो एटॉमिक वेट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक वेट्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें मालूम होना चाहिए था, इनके बारे में कुछ जानना था, और आइसोटोप्स का भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि हमें पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो आइसोटोप्स के ही बेस पर ये सेकंड टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट का क्या है, घूमेगा। यानी अगर हमें आइसोटोप्स पे अच्छे से कमांड नहीं होगा तब हमें ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपन कुछ भी परेशानी ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आइसोटोप्स को ही बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आइसोटोप्स के टाइप अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के आइसोटोप्स मैंने बताया। एक है अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और एक है स्टेबल आइसोटोप्स। तो स्टेबल आइसोटोप्स पे आते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स क्या कहता है, नोट एमिट रेडिएशंस। स्टेबल का मतलब है वो फिक्स हो गया, अब उसको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी सोसाइटी में होती है, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, किसी इंसान को अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया, आपके फ्रेंड में लग गया होगा या कोई आपके परिवार में लग गया होगा, फैमिली मेंबर में, तो देखते होंगे वो अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचते, वो स्टेबल हो गया। अब वो जाते हैं ड्यूटी और ड्यूटी से आते हैं। इसके अलावा वो फिर टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, समाज में अपना दायित्व का निर्वहन करना, समाज में बैठते हैं, थोड़ा सा सोशल वर्क करते हैं, यही सब काम है उनका, मतलब स्टेबल हो गए। और जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल हैं, जैसे मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो सोचेंगे दिन में ये भी कर लें, शाम में दुकान भी खोल लें, रात में हम थोड़ा सा सुबह में शेयर मार्केट भी खेल लें। ऐसे बहुत सारे अनस्टेबिलिटी उनकी रहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जॉब जा सकती है ना। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसी अनस्टेबिलिटी उनके पास रहती है, अनसर्टेनिटी उनके साथ जुड़ी रहती है कि कभी भी कुछ हो सकता है उनके लाइफ में। तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल होते हैं तो वो मेहनत ज्यादा करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, टाइम ज्यादा कर देते हैं अपनी जॉब्स के लिए या अपने काम के लिए। जबकि जो स्टेबल होते हैं वो जो उनकी फिक्स शेड्यूल है उतना ही वो क्या करते हैं, प्रॉपर वे में उनको काम देते हैं। एक आध दिन अगर एक्स्ट्रा का भी वर्कलोड बढ़ता होगा तो देते होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि समझना इन चीजों को कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या है। तो स्टेबल आइसोटोप्स का मतलब है इनको कुछ भी नहीं करना है, ये स्टेबल हो गए, इनको अब कुछ नहीं करना है। जैसे कि हाइड्रोजन स्टेबल है, नाइट्रोजन, कार्बन थर्ड, ये सब स्टेबल हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये स्टेबल हैं, ये कुछ भी एमिट वहां से नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अब एक एक वर्ड पे आना। रेडियो मींस क्या होता है स्टूडेंट, तो रेडियो मींस होता है रेडिएशंस। क्या होते हैं, रेडिएशन। यानी ये वो आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशंस को क्या करेंगे, रेडिएशंस इनके पास है। रेडिएशंस में क्या है, तो अल्फा, बीटा या तो गामा। इनके पास क्या रेडिएशंस है, अल्फा रेडिएशंस है, इट हैविंग बीटा रेडिएशंस एंड इट हैविंग आल्सो गामा रेडिएशंस। तो रेडियो का मीनिंग यहां पर क्या है कि इनके पास इट हैविंग रेडिएशंस। सेकंड है एक्टिव, ये एक्टिव है जी,
और एक्टिव हैं, तो एक्टिव का मीनिंग मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि एक्टिव मींस ये कुछ ना कुछ करेंगे, और क्या करेंगे, तो ये एमिट करेंगे। किसको एमिट करेंगे, तो इन रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को उत्सर्जित करेंगे, इसका एमिशंस होगा, यहां से ये क्या करेंगे, उसको एमिट करेंगे। इज दिस क्लियर? अब देखो समझ में आ रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हमारा टॉपिक था उसका मीनिंग मैं अभी समझा रहा हूं अभी तक, उसके बाद में इसके और भी जो सेगमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि मीनिंग जब तक हमें टॉपिक का क्लियर नहीं होता है तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में, है ना। तो अब मीनिंग धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा होगा, आई होप। तो यहां पर क्या है कि एक्टिव का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, और क्या करेगा भाई, तो ये एमिट करेगा। किसको एमिट करेगा, तो इन रेडिएशंस को भाई, जो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशंस इनके पास है इसको एमिट करेगा। आप अगर कुछ देना चाहोगे सोसाइटी को तो क्या दोगे, जो आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, जो आपके अंदर गुण है, आपके अंदर जो प्रॉपर्टी है वही आप सोसाइटी को दोगे ना। जो आपके अंदर है ही नहीं आप क्या दोगे। आपको मैं बोलूंगा एरोप्लेन बनाने चलो तो आप एरोप्लेन बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। लेकिन आपको मैं बोलूंगा चलो टैबलेट बनाना तो आप बना सकते हो, क्योंकि आपने उन चीजों की प्रॉपर्टी आपके अंदर है, आपने उन चीजों को ग्रहण किया है, आपने उन चीजों का को डिस्कस किया है, स्टडी किया है। तो यहां पर यही है कि अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के पास रेडिएशंस है तो ये एमिट क्या करेगा, रेडिएशन जो इसके पास है वही एमिट करेगा ना, इसके अलावा क्या एमिट करेगा, यानी अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशंस एमिट करेंगे। और ये जो आइसोटोप्स है, ये आइसोटोप्स क्या है, अनस्टेबल है जी। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये अनस्टेबल है। ये क्या था, ये तो नाम से क्लियर है कि स्टेबल है, तो स्टेबल आइसोटोप्स तो स्टेबल है ही, लेकिन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट ये अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो आपको मालूम है कि ज्यादा हाथ पैर चलाएगा, कभी इधर नौकरी, कभी उधर नौकरी, कभी इधर इंटरव्यू, इस कंपनी में ज्यादा पैसा दिया तो उधर रिजाइन मार दिया, इधर चला गया। स्टेबल वाले ऐसा नहीं करते कि रिजाइन मार दिया और दूसरे जगह ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केस में कि दूसरी नौकरी आई तब एक छोटी वाली नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कम से कम आप अगर 40 साल नौकरी करते हो या 30 साल अगर नौकरी आप करते हो तो 30 साल में कम से कम 10 से 15 बार तो आप रेजिग्नेशन आपका जाएगा, यानी 10 से 15 कंपनी में तो आप काम करोगे ही करोगे। ये है अनस्टेबिलिटी। आप हमेशा अपने आप को अपडेट करते हो, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको अपडेट करते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर है अनस्टेबल आइसोटोप्स है ड्यू टू अनइक्वल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबरिंग है वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, ये अनइक्वल है। जितना न्यूट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उससे ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकता है। इस कारण से ये क्या है, अनस्टेबल है। यानी कि प्लांट के अंदर जो बनने वाले, अभी तक जो हमें समझना है इन चीजों से, वो क्या समझना है कि अगर कोई प्लांट है, अगर कोई क्या है स्टूडेंट, प्लांट है, तो प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो प्लांट हैविंग क्या बनते हैं इनके अंदर, तो इनके अंदर बनते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या बनते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन होता है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल्स कंपाउंड, जिसका यूज क्या होता है, तो मेडिसिन में एज अ मेडिसिन जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, तो प्लांट बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस फॉर्मेशंस को चेक करने के लिए, यानी इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम जो यूज करेंगे कंपाउंड, वो कौन सा यूज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या यूज कर रहे हैं, आइसोटोप्स। यानी ये चैप्टर यही कह रहा है कि इसकी मदद से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम प्लांट के अंदर पाए जाने वाले, बनने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स किस लोकेशन पे बन रहे हैं, उन केमिकल कंस्टिट्यूएंट को पता लगा सकते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो हमें ये इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे, और उन आइसोटोप्स को क्या करेंगे, उनके हेल्प से, उनके मदद से हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर बनने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी कॉन्सेप्ट यहां पर आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सॉरी इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कि हम जैसे याद करते हैं ना, ड्राइड बार्क, ड्राइड रूट, ड्राइड लीव्स, ड्राइड फ्रूट ऑफ, ड्राइड सीड ऑफ, मतलब जब हम बायोलॉजिकल सोर्स याद करते हैं तो उनमें ये सारे टर्म्स आते हैं।
तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इनके रूट ने ये फॉर्मेशन किया या इनके सूट ने ये फॉर्मेशन किया, इनके लीव्स में, जैसे डिजिटैलिस के लीव्स में होता है ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्पूरिया, है ना, ऑब्टेन फ्रॉम या बायोलॉजिकल सोर्स है डिजिटैलिस पर्पूरिया, ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्पूरिया, यानी लीव्स डिजिटैलिस पर्पूरिया के लीव्स में पाए जाते हैं। पॉपी प्लांट जो है अपना उसके लेटेक्स में पाए जाते हैं ओपियम। तो ये सारे जो लेटेक्स है कि उसमें ये हमें पता कैसे चलता है, तो ये भी पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उन्हीं की मदद से इन चीजों को हम क्या करते हैं, जान पाते हैं कि प्लांट के रूट में ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट बन रहा है या उनके सूट में बन रहा है, उनके लीव्स में बन रहा है, कि सीड में बन रहा है, कि फ्रूट में बन रहा है, या कहीं पे बन रहा है। तो ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर आप रिसर्च एरिया में जाओगे या आप जब रिसर्च करोगे तो आपको इनकी जानकारी होना। मैं बताया ना कि ये जो यूनिट है ना, कुछ पहली यूनिट और लास्ट यूनिट, ये 2 यूनिट आपकी फार्माकोग्नोसी में ऐसी है जिनमें कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, देखो लास्ट यूनिट जो है वो तो हमारी अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है भोपाल में, तो वहां पर अभी क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी होगी, लेकिन ऑनलाइन हम अप टू 2023 तक हमारा एम है स्टूडेंट कि हम पूरी फार्मेसी की कोर्स हम अपने चैनल पे अपलोड कर दें, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर लास्ट यूनिट है उसका नॉमिनल सा फीस आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उन चीजों के लिए, तो वो तो चल रही है अपनी सिलेबस में। बाकी जो सीक्वेंस वाइज अभी जो है वो अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, चलाते रहूंगा। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ही मदद से इन चीजों को हम क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। चलिए, ये एक हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको और गेन कर लेते हैं, ताकि हम अपना हमारा बैकअप जो हो इस चैप्टर का बहुत स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में क्या है, यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड। हम रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड बनाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं एक लैंग्वेज से। जैसे मान के चलो आपके सोसाइटी में 4 घर हैं, है ना। आपके सोसाइटी में कितने घर हैं, 4 घर। हाउस नंबर ए, हाउस बी, हाउस सी एंड हाउस टी, ये 4 हैं। अब हमने एक नया सीवेज बनाया। क्या बनाया भाई, एक सीवेज। यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सीवेज बना रहे हैं, यानी एक नाला हमने बनाया। अब हमने जो हमारा मिस्त्री था, जो हमारा लेबर था, उन्होंने क्या बताया कि सर आप 12 घंटे के लिए इस सीवेज में अभी पानी मत डालना, नहीं तो वो पानी खराब, मतलब जो सीवेज है वो खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई कि चारों घर वाले, यानी कि ए को भी बोल दिया, बी को भी बोल दिया, सी को भी बोल दिया, डी को भी बोल दिया कि भाई पानी आज मत बहाना। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई शैतान हो, कोई ना कोई शैतानी हरकत करे और पानी बहा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल लगा दिया। अब लेबल का मतलब यहां पर है कि हमने कलर डाल दिया। क्या कलर डाल दिया, तो इनके घर से बाहर जो नाली आ रही थी उसमें हमने ग्रीन कलर डाल दिया। क्या डाल दिया, ग्रीन कलर। ठीक है, इनके घर से बाहर आ रही थी बी वाले से, उनको हमने रेड कलर डाल दिया। और ब्लू वाले के यहां से हमने, सी वाले के यहां से हमने ब्लू कलर डाल दिया। ऐसे ही हमने डी वाले से हमने स्काई कलर डाल दिया। तो हमने अलग अलग यहां पर क्या डाल दिया, कलर। अब देखो, अगर ये रिलीज करेंगे पानी, अगर यहां पर इस सीवेज में मॉर्निंग में अगर ग्रीन पानी है तो हम समझ जाएंगे कि पानी कहां से आया था, ए से आया था। अगर मान लो यहां पर वाटर रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वाटर कहां से आया था, बी से। अगर हमें यह मालूम हो जाएगा कि ये ब्लू पानी है तो हमें यह क्लियर हो जाएगा कि पानी कहां से आया था, सी वाले घर से। तो देखिए हमने क्या लगाया, एक कंपाउंड यूज किया। कंपाउंड मतलब एक इंडिकेटर यूज किया, और उस इंडिकेटर के बेस पर हम ये जान पाएंगे कि अगर पानी किसी ने छोड़ा है तो पानी किसके घर से आया है, क्योंकि हमने वहां पर क्या यूज किया है, इंडिकेटर। तो प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में केमिकल कंस्टिट्यूएंट बनते हैं, रूट में, स्टेम में, लिप्स में, ये सब में। जो हमने मेटाबॉलिक पाथवे में मैंने बताया भी कि उनके जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जो फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है, उनके ऊपर एक मार्किंग की जाती है, उनके ऊपर एक इंडिकेटर लगाया जाता है, जिसके बेस पर हम ये जान पाते हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं कि इसका फॉर्मेशन तो यहीं पर हुआ है। जैसे हमने यहां पर सिंपली आइडेंटिफाई कर पाया कि कहां से, घर से, किस घर से पानी आया था। तो ये है यहां पर। और इस टेक्निक को बेसिकली स्टूडेंट जो यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं, यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, तो इसको
यूज कर रहे हैं, यहां पर जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है रेडियो ट्रेसर टेक्निक। क्या नाम है? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर का मतलब समझ में आ गया? ट्रेसर मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सको, जैसे आपका लोकेशन मोबाइल में ट्रैक होता है, तो ट्रेसर वहां पर लगे हुए हैं, वो ऐसे डिवाइस लगाए हुए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लोकेशंस को ट्रैक कर रहा है। तो वैसे ही प्लांट के किस पार्ट से, जैसे हमने यहां पर अभी घर का एग्जांपल मैंने दिया था आपके सोसाइटी का, तो हमने वहां पर ट्रेसर के रूप में कलरिंग सब्सटेंस यूज किया था, रेड ब्लू ग्रीन ये कलर हमने यूज किया था। तो वैसे ही प्लांट बॉडी में भी हम ट्रेसर यूज करते हैं, ट्रेसर सब्सटेंस यूज करते हैं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक उसको बोलते हैं। उस टेक्निक के थ्रू हम चीजों को ट्रैक कर पाते हैं कि अगर ये मेटाबोलाइट प्लांट बॉडी में अल्कोलॉइड बना है या डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंथ्राक्विनोल, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड जो है स्टूडेंट वो क्या करता है? तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। और कौन सा? तो ट्रिप्टोफैन का। कौन सा? ट्रिप्टोफैन। तो हमें कैसे पता चला कि एंथ्रानिलिक एसिड ही प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन का? तो हमने एंथ्रानिलिक एसिड के ऊपर हमने क्या किया होगा? तो एक ट्रेसर लगा दिया होगा। हमने क्या लगा दिया? ट्रेसर। अब देखो यहां पर 3-4 मैं बता रहा हूं एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझना। ये कॉन्सेप्चुअल है, फार्माकोग्नोसी में बहुत ऐसे कम टॉपिक है जिनमें कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट वाली चीजें ही हमें आगे जाकर के रिसर्च में हेल्प करती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यानी ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा। जब आप रिसर्च की थीसिस वगैरह करोगे, अगर फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अब सुनिए, जैसे एंथ्रानिलिक एसिड है, दूसरा मैं यहाँ पे बना रहा हूं एंथ्राक्विनोन, मानकर चलो एंथ्राक्विनोन 2 है। इसके अलावा एक और केमिकल मान लो प्रिकर्सर्स वहां पाए जा रहे हैं, मान के चलो अदर कंपाउंड, कोई कंपाउंड है। अब हमने तीनों पर एक इंडिकेटर डाल दिया, इस पे रेड इंडिकेटर डाल दिया, इस पे ग्रीन डाल दिया, इस पे ब्लू डाल दिया, प्लांट के अंदर ही, है ना। ये जो इंडिकेटर जो मैं बोल रहा हूं ना, ये रेडियो लेवल कंपाउंड। और कैसे रेडियो लेवल कंपाउंड बनता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। पहले समझना। अब देखो, अगर ट्रिप्टोफैन में रेड वाला आया सब्सटेंस, देखो अगर जो प्रॉपर्टी हमारे अंदर है वो प्रॉपर्टी तो हमारे आने वाले जनरेशन में जाएगी ही जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ जरूर लेकर के आएंगे। हमारे पिताजी की कुछ ना प्रॉपर्टी तो हमारे अंदर आई होगी, हमारे माताश्री का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमारे अंदर आई होगी, है ना। हमारी प्रॉपर्टी हमारे अगले जनरेशन में जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी तो रहेगी। तब तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर, डीएनए के थ्रू हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि किसका बच्चा है वो। तो अगर ट्रिप्टोफैन एंथ्रानिलिक एसिड से बना होगा तो ये जो रेड इंडिकेटर है वो किसके ऊपर होगा? ट्रिप्टोफैन। और जैसे ही ये इंडिकेटर इसमें प्रेजेंट होगा, हम समझ जाएंगे किसका प्रिकर्सर कौन है? एंथ्रानिलिक एसिड। क्योंकि अगर एंथ्राक्विनोन इसका प्रिकर्सर होता तो इसके ऊपर रेड नहीं ग्रीन इंडिकेशन, यानी जो सब्सटेंस को हम यूज किए थे, जिस कंपाउंड को हम यूज किए थे एज ए इंडिकेटर, वो कंपाउंड का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर उसके प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा। आया समझ में? तो ये यहां पर जो है इस टेक्निक हम कहते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। क्या कहते हैं? रेडियो ट्रेसर टेक्निक, जो आपको आने वाले क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक हम डिस्कस भी आपको करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहां पर क्या समझना है कि रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं यूज्ड फॉर फाइंड आउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन प्लांट। प्लांट बॉडी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? तो ऑब्जेक्टिव आपका जीपीटी में बन सकता है रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड। क्या यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? अब उस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। कोई डाउट होगा तो आप चैनल पे ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। वो डाउट क्लियर होगा। बाकी मैं अपना नंबर भी आपको दे चुका हूं, उस पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। जैसे एक कंपाउंड जिसका नाम है एसेटिक एसिड CH3COOH, इसमें कार्बन कौन सा यूज किया गया? कार्बन 12। कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सब आइसोटोप्स हैं। तो यहां पर क्या है? कार्बन 12। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेटिक एसिड। अब इसको हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 ऐड किया। क्या ऐड कर लिया यहां पर स्टूडेंट? कार्बन 14 ऐड किया। ठीक है। अब कार्बन 14 ऐड कर लिया, तो अब यहां पर कार्बन 12 के बदले देखिए कार्बन 14 हो गया। हमने जो नेचुरल था उसमें हमने एक एजेंट डाल दिया, एक एजेंट यूज कर लिया, और वो एजेंट हमें अब इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो हमने एजेंट यहां पर कार्बन 14 यूज किया है, क्योंकि कार्बन तो सेम है, लेकिन यहां पर हमने केवल एटॉमिक वेट अलग है। एक में कार्बन और 12 है और एक कार्बन 14 है।
तो अब ये जो कार्बन 14 देखो CH3COOH यहां भी था, यहां भी था, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एसिटिक एसिड, क्योंकि हमने यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या किया है, यूज किया है। और इसी को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कार्बन 14 यूज किया तो ये रेडियो लेबल्ड कंपाउंड बन गया। यानी अब इस कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, कि आप जाकर के ये पता लगाओ कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा बन रहा है, कहां पे बन रहा है। अब जिस भी पार्ट में कार्बन 14 हमें मिलेगा, थोड़ा सा भी पार्ट अगर हमने प्लांट में इंसर्ट कर दिया इसको, अभी मैं मेथड भी बताऊंगा कि किस मेथड से इसको इंसर्ट करते हैं प्लांट बॉडी, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन 14 अब जिसके अंदर थोड़ा सा, जैसे कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट, 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिले, अब एक कंस्टिट्यूएंट में हमें C14 मिल गया, तो अब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने वहां पर रेडियो लेवल कंपाउंड का वहां पर क्या किया था, इंसर्शन किया था प्लांट बॉडी के अंदर में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कंपाउंड कहां पे बनते हैं। तो रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया कि हमने एसिटिक एसिड लिया, उसमें कार्बन 12 के बदले कार्बन 14 ऐड कर दिया, वो रेडियो लेबल कंपाउंड यानी कि रेडियो एक्टिव एसिटिक एसिड कहलाएगा। फिर इस क्लियर, ऐसे ही हम दूसरे कंपाउंड में भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अब इस रेडियो एक्टिव एसिटिक एसिड को यूज करेंगे फाइंड आउट के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक। इन टेक्निक्स के बगैर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को पता लगा पाना नामुमकिन है जी। यानी रेडियो लेवल कंपाउंड बनाने के साथ ही हमारी ये स्टोरी खत्म नहीं होती है। रेडियो लेवल कंपाउंड बनाने के बाद आपको इसमें ट्रेसर टेक्निक भी अप्लाई करना होगा, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसर टेक्निक आपको बताएंगे, और वहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, सॉरी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ में इट में भी आपके जीपेट नाइपर में भी उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड, उनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो अब रेडियो ट्रेसर टेक्निक, कोई भी टेक्निक होता है तो उसमें क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है मतलब मानकर चलो मुझे अपने ड्यूटी जाना है, मुझे अपने घर पे जाना है या कुछ भी करना है, तो स्टेप होगा कि यहाँ से वहां जाना है, वहां से ये करना है, यहाँ से बाइक उठानी है, वहां से है, मतलब जो स्टेप है। तो ऐसे ही कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका क्या होता है, स्टेप। यानी रेडियो ट्रेसर टेक्निक, अब हमें ये मालूम हो गया कि इस चैप्टर में हमें रेडियो ट्रेसर टेक्निक के स्टेप्स भी पढ़ने होंगे, तब हमारी ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक के स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको यूज करते हुए, रेडियो एक्टिव लेबल कंपाउंड को यूज करते हुए हम प्लांट बॉडी में ये पता लगाते हैं कि उनके अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, या वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट कहां पे बनते हैं। चलिए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हमें स्टेप्स डिस्कस करने हैं। तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक आपको डिटेल में क्वेश्चंस आ सकता है आपके 5th सेमेस्टर में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में। तो आपको इन्हीं स्टेप्स को वहां पर क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा, दिखाई दे रहा ना, जैसे मैंने आपको लिखा है ऐसे ही आपको क्या करना है वहां पर लिखना है। साथ में जीपेट नाइपर के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी कॉन्सेप्ट के साथ में बताते जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप है जी, सिलेक्शंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सुटेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब देखिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस कंपाउंड के लिए, किस प्लांट के लिए, किस पार्ट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप सुटेबल होगा। अब अगर हमें कोई ऐसा प्लांट खिला दिया जाए जिनके अंदर पॉइजन पाए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो हमें क्या करेंगे, हार्म करेंगे। हमें देखो, सारे प्लांट तो हार्म नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होंगे, या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स है, काउज है, बफेलोज है, ऑक्स है, डियर्स हैं, तो इनके लिए भी तो कुछ ऐसे प्लांट होंगे ना जो इनके लिए पॉइजनस होंगे, है ना। तो ये यहां पर सुटेबल मतलब जो जिस चीज की नीड है वही हमें ऐड करना। ऐसा नहीं कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमने बनाया और कहीं पर भी किसी भी प्लांट में इंसर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन होना चाहिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, कि एक सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं कि हमें इस प्लांट में इस केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अगर आपको फाइंड आउट करनी है, उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपके लिए जो सुटेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे वो ये होंगे। इज दिस क्लियर?
तो पहला तो है कि सिलेक्शंस, ये स्टेप में आपको लिखना है पेपर में आपके अपने लैंग्वेज में, मैं आपको बस समझाते जा रहा हूं। सेकंड है लेबलिंग ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रिकर्सर, प्रिकर्सर्स को लेबल करना। जैसे मैंने बताया ना कि एंथ्रानिलिक एसिड जो आगे जाकर के ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करता है, प्रीफेनिक एसिड जो है वो आगे जाकर के टायरोसिन का फॉर्मेशन करता है। तो इनका जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, इनके जो प्रिकर्सर्स हैं या इनके पहले जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, तो उनका लेबलिंग होना चाहिए। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के प्रिकर्सर्स का हमें प्रॉपर वे में लेबलिंग होनी चाहिए, और उसी लेबलिंग के बेस पर हम ये जज कर पाते हैं कि प्लांट बॉडी का किस पार्ट से केमिकल कंस्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा ये करता हूं। सपोज दैट कि एक हमने प्लांट बनाया जी, ये है प्लांट अपना, ये इसका स्टेम है, ये इसका रूट वाला पोर्शन है ना, ये इसका क्या है, रूट है। चलिए ये इसका क्या है, स्टेम है, और ये यहां से ऐसे लीफ हैं, और मानकर चलो और आगे पार्ट में ये यहां से क्या है भाई, तो ये फ्लावर्स हैं, है ना। ऐसे प्लांट में फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स के अंदर मानकर चलो कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो ओल्ड हो गए हैं और क्या बना दिए हैं, तो सीड का फॉर्मेशन, यानी कि इनके अंदर क्या है, सीड है। ये प्लांट मैंने एक सिंपल सा आपको बताया। अब इस प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अब ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कहां पे पाए जाते हैं ये भी पता लगाना है, तो इसके लिए हम प्रिकर्सर्स को लेबल करते हैं, और प्रिकर्सर्स को लेबल करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही यूज करेंगे। जो प्रिकर्सर है उसमें हम अपना, जैसे एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड में हमने अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 ऐड कर दिया, तो वो रेडियो लेबल कंपाउंड एसिटिक एसिड बन गया। तो वैसे ही जो भी प्रिकर्सर होगा, एंथ्रानिलिक एसिड प्रिकर्सर होगा, तो उसमें भी हम कोई आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंसर्ट करेंगे उस प्रोपर एंथ्रानिलिक एसिड के लिए, है ना, कि एंथ्रानिलिक एसिड के लिए, प्रॉपर एंथ्रानिलिक के लिए तो वो हो जाएगा रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव कंपाउंड एंथ्रानिलिक एसिड हो जाएगा। तो जैसे मानकर चलो हमने यहां पर डिफरेंट यूज किया, जैसे हमने रूट के लिए हमने स्काई कलर का क्या यूज किया है, प्रिकर्सर। मान लो ये कार्बन 14 हमने यूज कर लिया। यहां पर मैं कलर का मतलब है कि अलग अलग हमने मानकर चलो सूट के लिए, स्टेम वाले पोर्शन के लिए हमने यहां पर नाइट्रोजन यूज कर लिया इन केस, और हमने यहां पर ग्रीन यूज कर लिया, मानकर चलो ये हमारा हो गया दूसरा कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, नाइट्रोजन्स हो गए, है ना, आयोडीन्स भी हो गए, आयोडीन 131 वगैरह भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही हैं। और हमने क्या किया भाई कि इनके फ्लावर्स में प्रेजेंट है क्या, तो फ्लावर्स के लिए हमने दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंसर्ट किया, और दूसरे पार्ट के लिए हमने कहा कि चलो और भी कुछ होगा क्या इनके अंदर, तो उसके लिए हमने सीड के लिए हमने ये कलर चूज किया, है ना, डीप येलो कलर हमने यहां पर चूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमने अलग अलग हमने क्या किया, चूज किया। अब अगर यहां से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं, अब यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसा बना भाई, तो एक बना केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हमारा ये, यानी कि डीप येलो। एक हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, तो एक हमारा बन गया यहां पर ग्रीन, है ना। एक हमारा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आया वो कैसा आया, ग्रीन। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे आए स्टूडेंट, तो एक हमारा ये आ गया पर्पल कलर का, और एक हमारा कैसा आया स्टूडेंट, तो स्काई कलर का। चार अलग अलग हमें मिल गया। और क्या आया स्टूडेंट, तो एक और हमारे पास आ गया रेड कलर। यानी कि इस प्लांट के अंदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने बन गए, 5। अब हमें मालूम है कि ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर ये येलो है तो हमें मालूम है कि ये कहां पे पाए जाते हैं, तो सीड। तो इसका क्या हो जाएगा, सीड ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ दैट प्लांट। अगर वो ग्रीन है केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, क्योंकि हमने एजेंट ये यूज किया है, ग्रीन यूज किया है, तो इसका अंश, ये जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाएगा आने वाले टाइम में, तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है स्टूडेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इसके अंदर प्रेजेंट होगा। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी कि जो इसमें प्रेजेंट होगा ये ग्रीन कलर थोड़ा सा होगा, जैसे हमारे फादर्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर है, तो इसीलिए तो हमने लेबल्ड किया कि अब इससे हम आने वाले टाइम में जो ये प्रोडक्ट बनाएगा उसके अंदर ये है कि नहीं। अगर ग्रीन है तो हम समझ जाएंगे कि इसको जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बन रहा है वो लीफ में बन रहे हैं। पर्पल है तो हम समझ जाएंगे कि बार्क ऑफ प्लांट या सूट ऑफ प्लांट और स्टेम ऑफ प्लांट में बन रहा है। स्काई है तो हम समझ जाएंगे कि राइजोम ऑफ प्लांट या द रूट ऑफ प्लांट में है। रेड है तो हम समझ जाएंगे फ्लावर्स ऑफ प्लांट में इनके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
तो इन मेथड के थ्रू, इन मेथड के जो रेडियो लेवल कंपाउंड जो हमने बनाए हैं वो एज ए इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट कौन है, हमारा प्रिकर्सर कौन है, ये हमें क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और उसी के बेस पर हम ये भी जान पाते हैं कि अगर इस प्लांट के अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, इनकी फॉर्मेशंस हो रही है, तो कहां पर हो रही है ये पता लगाने में हम क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जो हमारा था, लेबलिंग ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड प्रिकर्सर, कि हम लेबलिंग क्यों करते हैं प्रिकर्सर्स का, इसलिए। थर्ड है स्टूडेंट, इंसर्शंस ऑफ रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट इन प्लांट। रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट आप बना रहे हो, जैसे हमने ये इंडिकेटर बनाया ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का, स्काई कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, तो ये जो हमने इंडिकेटर मतलब रेडियो लेबल्ड कंपाउंड अगर जो हमने बनाया, तो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे प्लांट बॉडी में, कुछ ना कुछ मेथड होगा ना, जिन मेथड्स के थ्रू हम इनको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने का मेथड क्या क्या है स्टूडेंट, तो देखो थर्ड मेथड मैंने यहां पे आपको लेकर के आया कि इंसर्शंस ऑफ रेडियो लेवल मेटाबोलाइट इन प्लांट बॉडी के अंदर इनको इंसर्ट कैसे किया जाए, तो उसका मेथड है। तो सबसे पहला क्या है, साइट सिलेक्शन एंड टाइम सिलेक्शन। किस टाइम पे आपको डालना है ये आपको जानना जरूरी है। जब इनके इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जब ये मेटाबोलाइट बनाने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने अभी सीडलिंग से निकला है, एक प्लांट के अंदर बड बना है और प्लांट में हमने इंसर्ट कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा, जबकि ये प्रेजेंट कहां पर था, सीड में। तो सीड बनने का इंतजार भी तो करना पड़ेगा ना। तो किस टाइम में, जैसा होता है ना कि बॉल आ रही है, आप क्रिकेट अगर खेलते हो बॉल आ रही है, तो आप जज करोगे ना कि बॉल आएगी तब बल्ला चलाएंगे, तब तो हमारी शॉट अच्छी जाएगी। तो टाइमिंग सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम रेडियो लेवल कंपाउंड को किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो पहला हमारा जो काम है, जो पहला हमें जो काम करना है स्टूडेंट, वो क्या है कि टाइम का सिलेक्शन प्रॉपर हो, प्रॉपर वे में क्या हो, टाइम सिलेक्शन हो। सेकेंड, साइट सिलेक्शन, किस साइट में इसको इंसर्ट करना है, इसके लीफ में करना है, इनके रूट में करना है, इनके बार्क में करना है, इनके स्टेम में करना है, इनके फ्लावर्स में करने हैं, इनके सीड में करने हैं, फ्रूट्स में करने हैं, किस पार्ट में इनके सिलेक्शंस करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है अगर आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करते हो। हम बोलते हैं ना कि मैंगो में ये पाया जाता है, नींबू में ये पाया जाता है, गुआवा में ये पाया जाता है, तो ये जानते कैसे हैं, इन्हीं टेक्निक्स को साइंटिस्ट यूज करते हैं और इन टेक्निक्स के बेस पर बताते हैं कि आप जो पंपकिन खा रहे हो, घर में जो लौकी खा रहे हो, उसमें कौन सी चीजें होती है, वो हार्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीजों से ही वो जान पाते हैं इन चीजों को, ये मेथड ही वो यूज करते हैं और इन मेथड्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि इनके अंदर कौन से एक्टिव मेटाबोलाइट पाए जाते हैं जो हमारे ह्यूमंस बीइंग के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका बुक भी है, आप चाहे तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हमारी फार्माकोग्नोसी की बुक आ चुकी है, मतलब कि विद इन 7 डेज में ये हमारे आ जाएंगे। आप अगर बाद में वीडियो देखें तो आज की वीडियोज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो नवंबर जो हमारा चल रहा है, नवंबर 13, 2021, तो ये 20 नवंबर के आसपास ये हमारी बुक्स आ जाएंगी, उनमें बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, जहां से इन चीजों को आप पढ़ सकते हो, है ना। तो देखिए, इंसर्शंस ऑफ रेडियो लेवल मेटाबोलाइट इन प्लांट में हमें साइट का सिलेक्शंस और टाइम सिलेक्शंस, ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंसर्शन, कि इसको इंसर्ट कैसे किया जाए, प्लांट बॉडी के अंदर इनको ऐड कैसे किया जाए। तो मेथड ऑफ इंसर्शन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो पहला मेथड है रूट फीडिंग। रूट फीडिंग नाम से क्लियर है कि रूट के अंदर इसको इंसर्ट कर दो, पहला ये मेथड है, सिंपल सा मेथड आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं केवल इन पॉइंट को। सेकेंड है स्टेम फीडिंग, अगर स्टेम में आपको डालना है रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड को, तो स्टेम में इसको इंसर्ट कर दो। डायरेक्ट इंजेक्शंस, प्लांट बॉडी के किसी पार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए इंजेक्शंस के थ्रू, जैसे मान लो ये प्लांट है, ये इनके लीफ हैं, हमने यहाँ पर एक इंजेक्शंस के थ्रू क्या कर दिया, इनको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया, है ना, इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट इंजेक्शंस हो गए। इनफिल्ट्रेशन और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब है कि हमने एक
टब लिया, टब में हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड को यहाँ पर इंसर्ट किया और उसके बाद इसमें हमने लीफ रख दिया, तो फ्लो कर रहे हैं और ये हमारा इसमें इंसर्ट हो रहा है ना। तो ये हो गया इनफिल्ट्रेशन और फ्लोटिंग मेथड से। स्प्रे टेक्निक हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम स्प्रे यूज करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या यूज किए, स्प्रे, और ये स्प्रे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स बहुत सिंपल सा, जिसके थ्रू हम रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड को प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है, रूट फीडिंग, स्टेम फीडिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन, फ्लोटिंग और स्प्रे टेक्निक्स। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब आप इंसर्ट करोगे, तो साइट सिलेक्शन एंड टाइम सिलेक्शन, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका थर्ड जी, इंसर्शन। फोर्थ क्या है, सेपरेशंस एंड डिटेक्शंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड। अब प्लांट बॉडी से उसको सेपरेट करना है, उसको बाहर निकालना है और उसको डिटेक्ट करना है, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेशंस करना। मैंने बताया ना कि अगर ग्रीन है तो ये है, रेड है तो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो ये ग्रीन आया तो ये कब हमें पता चलेगा, जब हम उसको वहां से सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्टर्स यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंटिलेशन मेथड वगैरह, आगे हम पढ़ेंगे रेडियो ट्रांसफर टेक्निक के अंदर में। तो उनको वहां पर क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे, यानी कि सेपरेशन एंड डिटेक्शन के लिए हमें बेसिकली यहाँ पर रेडियो ट्रांसफर टेक्निक यूज करेंगे। यहीं पर हमारा जो रूल आएगा वो किसका आएगा स्टूडेंट, तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक का। रेडियो ट्रेसर टेक्निक को हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे। तो देखिए, सेपरेशंस एंड डिटेक्शंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एंड फर्दर उसको डिटेक्ट करेंगे। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेडियो ट्रांसफर टेक्निक, जो आने वाली क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में उन चीजों को पढ़ाऊंगा। और लास्ट में क्या करेंगे, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिकर्सर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर का मतलब है कि जस्ट बिफोर ऑफ मेटाबोलाइट, जो मेटाबोलाइट बने, जैसे ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्रिप्टोफैन के पहले क्या बनता है, एक प्रिकर्सर है जिसका नाम है एंथ्रानिलिक एसिड। और एंथ्रानिलिक एसिड के पहले भी तो बहुत सारे और कंपाउंड बने प्लांट बॉडी में, तो वो उनका इंटरमीडिएट हो गया। और जो एंथ्रानिलिक एसिड है, जो आगे जाकर के अब तुरंत क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन, तो वो एंथ्रानिलिक एसिड उसका प्रिकर्सर हो गया। तो इंटरमीडिएट और प्रिकर्सर के बीच में फिर अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे लास्ट में। और उसके बाद हम बताएंगे कि इस देखो ये पाथवे जो हम लोगों ने पढ़ा ना, मेवालोनेट पाथवे, मेलोनेट पाथवे, सिक्किमिक एसिड पाथवे, अमाइनो एसिड पाथवे, तो ये पाथवे बनाए कैसे गए, इन्हीं रिलेशनशिप के बेस पे ना, कि कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, अच्छा इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये प्रिकर्सर आया और ये इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट या प्राइमरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हमारे हैं, रेडियो लेवल कंपाउंड जो हमने बनाए, उन्हीं को अपन देखते हैं कि ये हमने डाला तो किस किस के अंदर जा रहा है, अच्छा इसके अंदर जा रहा है, अच्छा इसका फॉर्मेशन यानी कि इस मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू हुआ। तो इनके बेस पर ही हम क्या कर पाते हैं स्टूडेंट, जान पाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ जो डिटेक्टर्स हैं, यहां पर सेपरेशंस एंड डिटेक्शंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स लेवल कंपाउंड, तो यहां पर जो डिटेक्टर्स हैं स्टूडेंट, ये जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक है, और रेडियो ट्रेसर टेक्निक ही बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे, बाय मिस्टेक मैंने यहां पे रेडियो ट्रेसर टेक्निक लिख दिया। यहां पर बेसिकली अब हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर इस मेथड में है ना, ये जो हमारा डिटेक्शंस जो हैं, इस मेथड में बेसिकली अब हम डिटेक्टर पढ़ेंगे, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट सेगमेंट होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ हम डिटेक्टर्स यहाँ पर सेंटिलेशन मेथड वगैरह, गीगर मुलर काउंटर वगैरह, ये कुछ डिटेक्टर्स हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्या होगा, लास्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो डिटेक्टर्स हैं, यानी कि जो स्टेप 4 जिस पे डिपेंडेंट है, सेपरेशंस एंड डिटेक्शंस करने के लिए डिटेक्टर्स यूज होंगे, तो उन डिटेक्टर्स को पढ़ करके इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।